अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कला के क्षेत्र में निपुणता हासिल करने के लिए वस्तु चित्रण के नियमों की जानकारी होना जरूरी। पीआर खोज द्वारा जारी शिक्षा में कला के महत्व की सीरीज में आज कलाश्री अकेडमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक श्री नरेश कुमार आकाश हमें वस्तु चित्रण करने के नियमों की जानकारी दे रहे हैं और हमारे मध्य उन्हें उपस्थित हैं। आकाश जी का कहना है कि किसी भी कलाकार को कला के क्षेत्र में निपुणता हासिल करने के लिए वस्तु चित्रण के नियमों की जानकारी होना जरूरी है। आइए आकाश जी से जानते हैं कि वस्तु चित्रण करने के नियम कौन कौन से होते हैं। पिछली वीडियो में कला अध्यापक श्री नरेश आकाश जी ने हमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय कलरों के बारे में जानकारी दी थी। आज हमें नरेश आकाश जी बताएंगे वस्तु चित्रण। इससे पहली वीडियो में हमें नरेश आकाश जी ने बताया था प्रथम, द्वितीय और तृतीय कलरों के बारे में। अब ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय कलर कैसे बनाया जाता है, तो आज हम जानेंगे वस्तु चित्र में नरेश आकाश जी थे। नरेश आकाश जी नमस्कार। रोहिला जी। जी सर। रोहिला जी, वस्तु चित्रण जो है वो ड्राइंग का एक महत्वपूर्ण अंग है जी। वस्तु चित्रण यदि बच्चा या कोई भी आर्टिस्ट उसके नियम, उसको बनाने के ढंग को अच्छी तरह समझ लेता है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई भी चित्र बनाने में कभी भी परेशानी नहीं आ सकती। तो वस्तु चित्रण होता क्या है? सबसे पहले तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वस्तु यानी कोई भी निर्जीव जो वस्तु है, कोई भी निर्जीव चीज जो है उसका जो चित्रण वो वस्तु चित्रण कहलाता है। एक तरह से सिंपल भाषा में कहें तो निर्जीव वस्तुओं के चित्रण को वस्तु चित्रण कहते हैं जी। इस वस्तु चित्रण कैसे किया जाएगा, उसके नियम क्या होंगे, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। वस्तु चित्रण, किसी भी वस्तु का वस्तु चित्रण करना है तो सबसे पहले, जैसे मान लिया ये गिलास है, इस गिलास का वस्तु चित्रण हमें करना है कि गिलास कैसे बनेगा, या ये बोतल है, इस बोतल को कैसे बनाएंगे ऊपर से नीचे तक, तो सबसे पहले, और या ये पुस्तक है, इस पुस्तक का चित्रण हम कैसे करें जी। तो इनको जानने से के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि वस्तु चित्रण में जैसे बोतल का वस्तु चित्रण करना है या गिलास का, तो हमने देखा कि इस वस्तु की हाइट जो है, ऊंचाई जो है वो ज्यादा है। तो यदि किसी वस्तु की ऊंचाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, तो हम कागज को सबसे पहले सिंपल इस वे में लेंगे, हाइट की तरफ, ऊंचाई की तरफ। यदि वस्तु चित्रण हमें इस पुस्तक का करना है तो हमने जाना कि इसकी लंबाई ज्यादा है और ऊंचाई कम है, तो इस स्थिति में हम कागज को लंबाई में यूज करेंगे जी। तो ये सबसे पहले महत्वपूर्ण है जानना कि हम वस्तु चित्रण आरंभ करने से पहले कागज का प्रयोग किस प्रकार करें। तो कागज का हम प्रयोग हमने जाना कि भाई वस्तु यदि ऊंचाई में ज्यादा है तो कागज को ऊंचाई में यूज करेंगे, वस्तु की यदि लंबाई ज्यादा है, ऊंचाई कम है, तो कागज को हम लंबाई में यूज करेंगे। सबसे पहला काम है ये, यानी वस्तु को हमने ध्यान से देखा और देखने के बाद ये जाना कि उसकी ऊंचाई ज्यादा है या लंबाई। जो चीज अधिक है कागज को उसी शेप में प्रयोग करना है, ठीक है। अब सबसे इससे नेक्स्ट जो है कि वो हम वस्तु चित्रण आरंभ कैसे करें वो आएगा। तो उसके लिए आपने देखा होगा, बच्चे जानते हैं कि ड्राइंग टीचर कक्षा में बच्चों को गोलाई में बिठाता है, इस तरह बिठाता है, ये गोलाई होती है, इसमें बिठाता है। सपोज वस्तु यहाँ रखी हुई है, ये वस्तु रखी है, तो एक बच्चा इसके बिल्कुल सामने बैठता है, यहाँ पर ये बैठेगा यहाँ। इसके बाद ये बच्चे, 3 बच्चे इधर बैठेंगे, एक ये बैठ गया, एक ये बैठ गया और एक ये बैठ गए। इसी प्रकार 3 बच्चे इधर बैठेंगे, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूं, इससे आप ये देखें कि इनके जो प्लॉथी मारेंगे, ये गोडे जो है वो एक दूसरे के सामने आएंगे बिल्कुल। और ये गोलाई में बैठने की प्रक्रिया इसलिए है कि प्रत्येक बच्चे की दूरी इससे समान है और इनके बीच में, मध्य में, यहाँ इनके बीच में देखते हुए इसी प्रकार 6 बच्चे पीछे बैठ जाएंगे, 3 इधर और 3 इधर, ऐसे जी ये बैठेंगे।
तो इस प्रकार हमने जान लिया कि वस्तु चित्रण करते हुए हमें गोलाई में इसलिए बिठाया जाता है कि प्रत्येक बच्चे से वस्तु जो है वो समान दूरी पर हो। और ये इस प्रकार एक ग्रुप में यानी 13 छात्र बैठेंगे, 13 छात्र या छात्राएं, यानी एक ग्रुप में 13 बच्चे जब बैठते हैं तो हम जानते हैं कि भाई वो उनसे दूरी समान है और सभी बच्चों का वस्तु चित्रण एक जैसा बनेगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये। तो ये जानने के बाद हम अब वस्तु चित्रण के नियमों को जानते हैं। वस्तु चित्रण जैसे सबसे पहले है, जो चीज जितनी दूर चली जाएगी उतनी छोटी हो जाएगी। सपोज एक ये पोल है बिजली का और ये इससे दूर चला गया, ये इससे और दूर चला गया, ये इससे और दूर चला गया, ये आप देखेंगे धीरे धीरे कि ये हमारी आंखें देखती हैं कि ये जितनी दूर जो चीज चली जाएगी वो उतनी छोटी हो जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि जो वस्तु हमारे समीप है वो बड़ी होगी, जो जितनी दूर चली जाएगी, ये इस पे तार लगे होते हैं, इस प्रकार आप देखें, ये देखें, ये छोटी होगी। तो जो चीज जितनी दूर जाएगी उतनी छोटी और जो जितनी समीप होगी उतनी बड़ी दिखाई देगी। अब ये हो गया दूसरा अंग। अब तीसरा अंग क्या है? तीसरा अंग ये है समानांतर रेखाएं। जैसे रेल की लाइन होती है, ये रेल की पटड़ी है एक, ये रेल की पटड़ी है और आप यदि यहां खड़े होकर देखें इस रेल की पटड़ी को तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि रेल की पटड़ी एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि रेल की लाइन जरा सा भी डिस्टेंस नहीं होता, मिलती नहीं है। लेकिन हमारी इसे कहते हैं दृष्टि भ्रम का सिद्धांत। हमारी आंखें जो है वो भ्रमित हो जाती हैं, धोखा खा जाती हैं, क्योंकि अगर रेल की पटड़ी में जरा सा भी कम ज्यादा फासला हो जाएगा तो रेल उलट जाएगी। लेकिन हमारी आंखें जो है वो ये देखती हैं कि दूर जाने पर समानांतर रेखाएं एक दूसरे के समीप आ जाती हैं, नजदीक आ जाती हैं, और जहां मिलती हुई दिखाई देती हैं उसे हम दृष्टि बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये दृष्टि बिंदु है। तो ये महत्वपूर्ण अंग है जिनसे हम वस्तु चित्रण करते हैं। अब इसको बनाते हुए कैसे समझे, मैं बता रहा हूं आपको कि बनाएं। सपोज हमारे पास हमने पुस्तक का वस्तु चित्रण करना है, तो जो पुस्तक का वस्तु चित्रण करना है तो ये हमारे पास हमने देख लिया। सबसे पहला अंग क्या था जो हमने समझा था, क्या कि वह वस्तु की लंबाई ज्यादा है, यानी ये पुस्तक का हमें चित्रण करना है तो इसकी लंबाई ज्यादा है, ऊंचाई कम है, तो हमने कागज को लंबाई में लिया। ठीक है, अब हम इसकी पैमाइश करते हैं। तो पैमाइश करने के लिए आप देखेंगे कि मैंने इस पेंसिल को पकड़ने का ढंग, पेंसिल को कैसे पकड़ेंगे मैं बता रहा हूं कि पेंसिल को बच्चे, ये मेरे हाथ में तो स्केच पेन है लेकिन पेंसिल लेके चले आप। पेंसिल को पकड़ने का ढंग ये है कि हमारी चेस्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट, हम बैठने का ढंग, हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी। इसके बाद हमारा हाथ जो है ये हमारे शोल्डर के साथ, कंधे के साथ 90 का एंगल बनाएगा और पेंसिल को हम ऐसे पकड़ेंगे। ये पकड़ने का ढंग है, यानी ये 3 उंगलियां हमारी इस पेंसिल के ऊपर रहेंगी और एक ये नीचे और ये अंगूठा यहां, ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है, जितनी उसकी हाइट होगी वो हाइट हम इस तरह नाप लेंगे और लंबाई नापने के लिए ये हमारी चेस्ट के पैरेलल होगा। तो जब पैरेलल होगा तो ये इस शेप में होगा कि आपकी चेस्ट के साथ बिल्कुल पैरेलल रहे, समानांतर रहे। इस तरह हम इसको पकड़ लेंगे और ये लंबाई नापेंगे ऐसे। ठीक है, अब हमने देखा कि पुस्तक की लंबाई ज्यादा है, ऊंचाई कम है, इस प्रकार हमने नाप लिया। तो जब लंबाई ज्यादा है तो कागज को हमने लंबाई यूज किया। अब जितनी लंबाई है वो हम कागज के किनारे से ऐसे काटेंगे। ये काट ली, मान ली 1 2 3 और ये 4, ये स्पेस बच गया हमारे पास। अब ऊंचाई नापी, ऊंचाई जितनी थी वो भी हमने यहां से काटी, 1 2 3 4। यानी ये ध्यान रखना है जितने भागों में हम लंबाई काटेंगे उतने ही भागों में हमें ऊंचाई काटनी है। इसको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि अनुपात डिस्टर्ब हो जाएगा। एक अनुपात रहेगा अप टू लास्ट, जब तक आपका वस्तु चित्रण कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कोई भी चीज बनाएंगे वो इसी अनुपात में बनाएंगे। अब जो शेष भाग बच जाता है, ये बच गया, इसके हम यहाँ 2 भाग कर देंगे। इसी तरह ये जो बच गया इसके भी हमने 2 पार्ट कर लिए। अब इस पार्ट को, एक पार्ट को हमने यहीं ले लिया, ये ले लिया, ये एक भाग आ गया आपका। इसी प्रकार ये एक भाग नीचे ले लिया, ये ले लिया।
अब ये भाग आधा इधर ले लिया, आधा इधर, यानी वस्तु यहां बनेगी इस मध्य भाग में। ये वस्तु बनाने का स्पेस आ गया आपका। जैसे एक बच्चा कोई फोटो फ्रेम कराने के लिए फोटो लेके जाता है फोटो फ्रेम करने वाले के पास, तो वो क्या देखता है, वो बीच में फोटो रखता है। ये नहीं कि इस कॉर्नर पर रख दिया और फ्रेम कर दिया, नहीं, वो सेंटर में। तो वस्तु चित्रण में हमें सबसे पहले पेपर वार्ट जब हम करेंगे तो वस्तु बीच में रखी जाएगी। अब हमने इसकी लंबाई नापी और लंबाई नापकर ये हमने यहां से काट दिया 1 2 3 4, यानी ये छोटा भाग जो वस्तु का छोटा भाग है, ये वाला भाग ये हमने इधर से काट दिया। अब ये 90 का एंगल, यानी जो भी चीज बनेगी वो 90 का एंगल पर बनेगी। अब ये यहां से अब देखें ये एंगल बना रहा है, ये 2 एंगल बन रहे हैं इसके, ठीक है। ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है इस वस्तु की, और इस बेस लाइन पर ये एंगल बना रहा है। तो एक एंगल हमने ये उठा लिया अंदाजे से, ये देखकर, एक एंगल ये उठा लिया, ये उठ गया। अब देखें ये हाइट है मान लिया वस्तु की, तो इससे ये दूर चली गई, इससे ये थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, इससे दूर ये चली गई तो इससे थोड़ी सी छोटी ये हो जाएगी। ये अब मिलेंगी, ये देखें ये मिल गई, ये इसका गत्ता है, ये इधर से मिल गई, ये आ गया इधर। अब ये देखें समानांतर रेखाएं हैं, तरह से दूर जाने पे एक दूसरे के करीब आ रही हैं। इसी प्रकार यहां से देखें ये गया, यहां से ये। अब देखें अगर हमारी पेपर डिवीजन बिल्कुल सही है तो ये इस पेपर के चारों किनारों पर कहीं ना कहीं टच करेगा, ठीक है। और ये गत्ता है, ये थोड़ी सी हाइट में आ जाएगा, थोड़ा सा मोटा आ जाएगा, और ये यहां से गोलाई ले लेगा, ये ले लेगा, ये यहां से कपड़ा गत्ता आ जाएगा इसका, ये जो गत्ता होता है ये आ जाएगा, और ये यहां पेजेस बन जाएंगे ये। तो इस प्रकार वस्तु चित्रण होगा। तो ये जानने के लिए अब वस्तु चित्रण के नियम हमने समझे हैं, और इसको कलर करने से पहले हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि रंगों के बारे में हम जान चुके, वस्तु चित्रण के नियम के बारे में आज हमने समझ लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम ब्रशों के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार रंगों को भरने के लिए किस किस नंबर के ब्रश, कौन कौन से ब्रश, राउंड ब्रश कौन से हैं, फ्लैट ब्रश कौन से हैं, लिखाई लिखने के लिए कलम ब्रश कौन से हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो वस्तु चित्रण के नियम समझे, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में ब्रशों के बारे में और फिर रंग कैसे भरे जाएंगे वो जानेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद सर जी, वस्तु चित्रण के बारे में विस्तार से जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रोहिला जी।